हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इस लेक्चर सीरीज़ में अभी हम वेक्टर एनालिसिस के कुछ टॉपिक्स कर रहे हैं और उसमें आज का जो टॉपिक है वो है कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, एक तो वेक्टर फील्ड आ रहा है और एक कर्ल आ रहा है, ठीक है। तो वेक्टर फील्ड का कर्ल निकालना है, बेसिकली मुद्दा ये है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेक्टर फील्ड क्या होता है। हालांकि वेक्टर फील्ड के बारे में और एक जो इम्पोर्टेंट टर्म है जिसका नाम है लाइन इंटीग्रल, जो हम बार बार यूज करेंगे इस डेरिवेशन में, तो उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर इनके बारे में आपको डिटेल से जानना है तो आप प्लेलिस्ट में पीछे के वीडियोस देख सकते हैं और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको देखने चाहिए, काफ़ी मतलब ठीक ठाक बताया गया उनमें, है ना। तो बात करते हैं वेक्टर फील्ड की। उसमें हम एक्चुअली बात कर चुके हैं, हालांकि फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं कि सपोज दैट कोई भी आप एक पर्टिकुलर रीजन लेते हो और उसके अंदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका वैल्यू आप हर पॉइंट के ऊपर डिफाइन करते हो। तो जैसे जैसे कोऑर्डिनेट बदल रहा है ना, स्पेस के अंदर जैसे जैसे कोऑर्डिनेट बदल रहा है वैसे वैसे उस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो। वो वैल्यू बदल भी सकता है, ना भी बदले, कांस्टेंट हो, डायरेक्शन बदले, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, और वैल्यू डिफाइन करने का मतलब आप मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहे हो और साथ में अगर आप उसका डायरेक्शन भी डिफाइन कर रहे हो तो उस टाइप के फील्ड को हम क्या कहते हैं, वेक्टर फील्ड कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और ग्रेविटेशनल फील्ड है, और भी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब कोई भी वेक्टर फील्ड है उसके बारे में दो चीजें हैं, या तो वो फील्ड फैल सकता है या वो फील्ड घूम सकता है। तो अगर फील्ड फैले तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, हम डाइवर्जेंस निकालते हैं। और अगर फील्ड घूमे कि ये फील्ड घूम रहा है या नहीं घूम रहा, वो पता लगाने के लिए हम क्या निकालते हैं, हम कर्ल निकालते हैं। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। अब देखो, कंसीडर करते हैं क्या कि फैलना और घूमने का मतलब क्या है। जैसे मान लो कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हम जैसे जैसे इस ये जो लाइन है इसको हम फील्ड लाइन कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग हम जाएंगे, समझ पा रहे हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग हम जाएंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कंटिन्यूअसली कम हो रहा है ना। या फिर कह दो कि अगर मैं यहाँ पे और लाइंस ड्रॉ करूं, ठीक है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर सरफेस आप यहां ड्रॉ करो और वही सरफेस आप यहां ड्रॉ करो, तो उस सरफेस से पास होने वाली फील्ड लाइन है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये फील्ड क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, फैल रहा है। इस फील्ड का वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है बात। अब फील्ड के बारे में एक तो बात ही होती है, दूसरी बात, जैसे अगर फील्ड आपका इस तरह का नहीं है, फील्ड आपका कुछ इस तरह का है, ये मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेट है, ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो इस मैग्नेट की वजह से क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी कुछ इस तरह से, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, है ना। तो नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है, साउथ पोल की तरफ ये एंटर करती है ना, कुछ इस तरह से। कि यहाँ जो भी हो गया नेग्लेक्टेड, है ना। अभी हमने रफ डायग्राम बनाया, कोई एग्जैक्ट नहीं है। तो क्या बता रहे थे, देखो एक तो फील्ड आपका कुछ इस तरह का है, अगर इस फील्ड में आपको हर पॉइंट के ऊपर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिफाइन करो इस फील्ड लाइन के ऊपर, तो टेंजेंट से ड्रॉ करते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट भी इस डायरेक्शन में, तो वो जो टेंजेंट है वो हमेशा अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, है ना। और बात ध्यान रहे, ये जो केस है ये तब है जब चार्ज आपका रेस्ट पे है, ये बात ध्यान रहे भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मूव करेगा सिनेरियो बदल जाएगा भाई, ठीक है। अभी ये बात तभी है जब चार्ज क्या है आपका रेस्ट पे है। तो देखो रेस्ट में तो हमेशा ये जो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो हमेशा इस फील्ड लाइन के अलोंग होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कहानी ऐसी नहीं है, इसमें कहानी ऐसी है कि अगर मैं फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को डिफाइन करूं तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, इस पॉइंट के ऊपर ऐसा, इस पॉइंट के ऊपर ऐसा। तो इस फील्ड लाइन के अलोंग में जाऊं, इस फील्ड लाइन को अलोंग में जाऊं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बदल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बदल रहा है। इस तरह का जो फील्ड है वो कर्ली टाइप का फील्ड होता है, घूमने वाला फील्ड होता है, ठीक है।
तो इस वाले फील्ड के लिए तो हम डाइवर्जेंस निकालते हैं, इस वाले फील्ड के लिए हम क्या निकालते हैं, कर्ल निकालते हैं कि कोई भी फील्ड आपका घूम रहा है या नहीं घूम रहा। जैसे एग्जांपल देते हैं, देखो मान लो एक बर्तन है आपके पास, ठीक है, एक बर्तन है, उस बर्तन में क्या भरा है, पानी भरा है, पूरे बर्तन में पानी भरा है, नीचे आपने एक होल कर रखा है, नोजल कह सकते हो, एक होल कर रखा है। अब जब पानी आपका रेस्ट पे है, ठीक है, जब पानी आपका रेस्ट पे है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो हालांकि वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, उनको हम कंसीडर नहीं कर रहे। जब हम उनका जो वेलोसिटी वेक्टर लगाएंगे हर पार्टिकल के ऊपर, हर पानी के मॉलिक्यूल के ऊपर वेलोसिटी वेक्टर लगाएंगे तो उसका कोई रिजल्टेंट डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये पार्टिकल सपोज दैट इधर जा रहा है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो उनका कोई हमारे पास डिफाइनाइट कोई कर्ल नहीं आएगा, कोई डाइवर्जेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर वो जो नीचे वाला होल है उसको हम ओपन कर दें तो पानी नीचे जाएगा। क्या वो पानी ऐसे नीचे जाएगा या फिर वो ऐसे घूमते घूमते नीचे जाएगा? कह दो घूमते घूमते। ऑब्वियस सी बात है, आपने सिंक में देखा होगा, सिंक में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो ऐसे घूमते 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 जाता है ना। और आपको ये भी बात पता है कि ऊपर वाले पार्टिकल्स वो कम घूमते हैं, नीचे वाले पार्टिकल्स तेज घूमते हैं, है ना। देखो ऊपर वो पानी ऐसे ऐसे घूमता है, जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे 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 ऐसे घूमने लगता है। ये बात पता है? हाँ। अब देखो, अगर आप पानी के अब जिस जिस केस में जब आपने वो होल ओपन कर दिया, पानी नीचे गिर रहा है, अब आप पानी के हर मॉलिक्यूल के ऊपर वेलोसिटी वेक्टर लगाओ। अब वो वेक्टर की डायरेक्शन देखो कैसे होगी। ऊपर वाले पानी के लिए यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, इधर जाएगा। देखो ये इधर जा रहा है, फिर यहाँ से इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे होगा। नीचे वाला वेलोसिटी वेक्टर भी ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और वैसे ही अब और नीचे जाएंगे तो वैसे ही घूम रहा है, हालांकि मैग्नीट्यूड बदल रहा है, नीचे नीचे जैसे जा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ऊपर मैग्नीट्यूड का वैल्यू कम है। लेकिन ये जो फील्ड का एग्जांपल है वो कैसा है, कर्ली टाइप का फील्ड है। अगर इस टाइप का कोई फील्ड आता है तो उसका कर्ल का वैल्यू क्या, जीरो नहीं आएगा, कभी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कर्ल का वैल्यू भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। अब बात है कि ये कर्ल हम निकालेंगे कैसे, कि कोई फील्ड घूम रहा है नहीं घूम रहा, वो निकालेंगे कैसे। इसके बारे में हमने बात की थी लाइन इंटीग्रल में, पिछले वीडियो में, है ना। हालांकि डिटेल से जानना है तो वो वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर हमने थोड़ा सा बता देते हैं। उसके अंदर हमने बात की थी, मान लो जैसे ये फील्ड है, ये आपका घूम नहीं रहा, ये फील्ड घूम रहा है, तो फर्क कैसे करेंगे। देखो अगर मैं इस फील्ड लाइन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाऊं, मैं नहीं जा रहा, किसी चार्ज को लेके जा रहा हूं, ठीक है, मैं एक चार्ज को लेके जाऊंगा यहां से यहां तक, ठीक है। तो उस चार्ज को ले जाने में मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन हम किससे निकालते हैं, ई डॉट डी एल से निकालते हैं। हालांकि ई डॉट डी एल वर्क डन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन ये जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिस यूनिट चार्ज को हम लेके जा रहे हैं, प्लस क्यू नॉट, ठीक है। तो हालांकि ये जो यूनिट चार्ज उसका वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो ये जो क्वांटिटी है वो किसको डिफाइन कर रही है, वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आता है, उसकी बात भी हमने की थी, ठीक है। बट इट डजेंट मैटर, है ना। जब हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देख रहे हैं तो इट्स ऑल राइट। तो अब देखो, जब हम इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है। चाहे आप इस लाइन के अलोंग जाओ, चाहे इस पाथ के अलोंग जाओ, चाहे इस पाथ के अलोंग जाओ, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, ई डॉट डी एल इंटू में क्यू नॉट, इतना आपको वर्क डन करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, क्यू नॉट ई डॉट डी एल, ठीक है। इतना वर्क डन मान लो आपने किया। अब बात है, जब आपने इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, वर्क डन क्यों करना पड़ा, ये तो आप समझ पा रहे हो, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है। रिपेल करना है तो हमें धक्का मारना पड़ेगा, धक्का मारना पड़ेगा, हमें एनर्जी जाएगी, एनर्जी। अब वो एनर्जी किस में स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। अब ये सिस्टम बन गया ना, ये और ये चार्ज पार्टिकल मिलकर एक सिस्टम बना देंगे। इस सिस्टम में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है और वो स्टोर करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ा। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे छोड़ते ही चार्ज पार्टिकल वापस जाएगा, चार्ज पार्टिकल वापस जाएगा, वापस जाएगा, उतना ही वर्क डन हमें वापस दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब देखो वापस ये, हालांकि ये ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे ही जाएगा। ये मान लो अगर ऐसे जाए तो भी बात वो वही है ना, बात वही है, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा है। तो डॉट प्रोडक्ट से हम कंपोनेंट देख लेते हैं।
ठीक है। तो इसका वैल्यू देखो, ये तो जाते टाइम है और ये वापस आते हैं, तो वापस आते टाइम क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू नॉट ई डॉट डी एल। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। क्या हम ये कह सकते हैं अलोंग द क्लोज लूप, ये तो P से Q है और ये Q से P है। ठीक है, तो हम ये ये P से Q ना, माइनस साइन लगा दिया हमने। अब ये वैल्यू ये क्या आ जाएगा, P से Q अलोंग द क्लोज लूप, अलोंग द क्लोज लूप E डॉट डी एल का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, अलोंग द क्लोज लूप हमें क्या हो गया, जितना वर्क डन हमने किया उतना ही वापस मिल गया। ठीक है, इसके लिए हमने देखा था, इसके लिए देखा था कि हम कोई एक वायर कंसीडर करते हैं, उस वायर की हमने क्या जोड़ दी, एक बैटरी जोड़ दी। ठीक है, अब बैटरी जोड़ते इसमें क्या फ्लो होगी, करंट, करंट फ्लो होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कोसेंट्रिक सर्किल्स, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब बात है मैं किसी एक फील्ड लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ये ठीक है, ये फील्ड लाइन है, तो मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब इस फील्ड लाइन के अलोंग हम कोई एक टाइनी मैग्नेट को लेके जाएं, ठीक है, एक टाइनी मैग्नेट को लेके जाएं, ये सपोज दैट इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसे लेके जाएं, तो अब देखो ये फील्ड लाइन उसकी फील्ड लाइन को रिपेल करेगी, मतलब ये एक्चुअल में ये मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो हमें जैसे हम इसको लेके जाएंगे इस पॉइंट से यहां तक पूरे घुमा के लाएंगे, तो थोड़ा सा लेके जाएं तो हमें वर्क डन करना पड़ा, थोड़ा सा और लेके जाएंगे तो वर्क डन, थोड़ा सा और लेके जाएंगे तो वर्क डन, तो पूरे में घुमाने पे हमें ही वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर फील्ड आपका घूमने वाला है, अगर फील्ड आपका कर्ली टाइप का है, तो उस केस में उस फील्ड का ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर वो 0 नहीं आएगा। ये बात समझ पा रहे हो, अगर फील्ड घूमने वाला फील्ड नहीं है तो आपका उसका ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है बात। ये जो हमने पानी वाला एग्जांपल लिया उसके केस में हम क्या करेंगे, मान लो जैसे पानी ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, और हम क्या करेंगे उसमें क्लोज लूप कंसीडर कर लिया, मान लो इस तरह का एक क्लोज लूप कंसीडर कर लिया, और हम क्या जाएंगे उस लूप के अगेंस्ट जाएंगे, जैसे पानी तो आपका ऐसे घूम रहा है और हम ऐसे जाएंगे, ठीक है, ऐसे जाएंगे, और मान लो किसी पार्टिकल को लेके गए, कोई दूसरा मान लो जो भी पानी का एक और पार्टिकल है जिसको हमने पकड़ लिया, पकड़ के हम उस लूप के अलोंग लेके जाएंगे, तो पानी आपका ऐसे घूम रहा है और हम आपके ऐसे जा रहे हैं, तो ऐसे जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, हमें वर्क डन करना पड़ा, आगे गए तो भी हमें वर्क डन करना पड़ा, यहाँ गए तो भी उसके अगेंस्ट वर्क डन, वापस आए तो भी उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा, हमें वर्क डन वापस नहीं मिला। बात समझ पा रहे हो। तो हमने एक ऐसा क्लोज लूप कंसीडर किया है ना, उस क्लोज लूप के अलोंग लाइन इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा, ए डॉट डी एल आएगा, और उसका वैल्यू क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो ये जो कर्ल है कि फील्ड आपका घूम रहा है नहीं घूम रहा, वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल के ऊपर डिपेंड करता है, ए डॉट डी एल। क्लियर है बात। ये देखो इसके लिए हमने क्लोज लिखा है ना, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल अगर वो 0 नहीं है, अगर वो 0 नहीं है तो इसका मतलब फील्ड आपका घूम रहा है, पहली बात। अब ध्यान से सुनो क्या है, डाइवर्जेंस हमने जब निकाला था वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी आया था, जबकि जो कर्ल है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब मैं रीजन दे रहा हूं क्यों होगा, क्यों होगा, ध्यान से सुनो। जैसे ये हमने मान लो ये एक छोटा सा बॉक्स है, इस बॉक्स में कोई भी फील्ड का वैल्यू, कोई भी ए वेक्टर है, कोई भी फील्ड है ना, हर पॉइंट के ऊपर हमने ए वेक्टर का वैल्यू डिफाइन किया। अब ये फील्ड जो है वो आपका ऐसे भी घूम सकता है, ये फील्ड आपका ऐसे भी घूम सकता है, ये ऐसे भी घूम सकता है, ये ऐसे भी घूम सकता है। समझ पा रहे हो। हाँ, अब देखो जब फील्ड मान लो आपका ऐसे घूम रहा है तो भी कर्ल का वैल्यू आएगा, अगर ऐसे घूम रहा है तो भी कर्ल का वैल्यू आएगा, ऐसे घूम रहा है तो भी कर्ल का वैल्यू आएगा। तो हम इसको डिस्टिंग्विश कैसे करें कि फील्ड आपका ऐसे घूम रहा है या फिर ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है, कौन से तरीके से घूम रहा है, ऐसा डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो इसके लिए सुनो क्या करते हैं हम, देखो मान लो फील्ड आपका ऐसे घूम रहा है, तो ये जो क्लोज लूप है वो हम ऐसे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। फील्ड आपका ऐसे घूम रहा है तो क्लोज लूप हम ऐसे कंसीडर कर लिया, और इस लूप के अलोंग जाएंगे तो मान लो हमें वर्क डन करना पड़ा, इसका मतलब फील्ड आपका ऐसे घूम रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि कर्ल का एक कंपोनेंट आया, उस कंपोनेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा, ये जो लूप कंसीडर किया इसके परपेंडिकुलर। समझ पा रहे हो। वैसे ही अगर फील्ड आपका देखो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तो उसके अलोंग हम एक क्लोज लूप कंसीडर कर लिया, क्लोज लूप में जाएंगे हमें वर्क डन करना पड़ा, मतलब ए डॉट डी एल क्लोज लूप का वैल्यू 0 नहीं आया, वर्क डन करना पड़ा।
तो इसका मतलब फील्ड आपका ऐसे घूम रहा है, फील्ड आपका ऐसे घूम रहा है, तो कर्ल का हमारे पास दूसरा कंपोनेंट आ गया, उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, ये जो लूप है उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, वैसे ही आप तीसरे का निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कर्ल का हमारे पास जेड कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, कर्ल का हमें जेड कंपोनेंट आ रहा है, इसका मतलब वो फील्ड आपका एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है। समझ पा रहे हो, फील्ड आपका एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है। अगर कर्ल का हमारे पास सपोज दैट एक्स कंपोनेंट आ रहा है, एक्स कंपोनेंट का वैल्यू आ रहा है, वाई जेड का वैल्यू नहीं आ रहा, इसका मतलब फील्ड आपका किस में घूम रहा है, वाई जेड प्लेन में घूम रहा है। क्लियर है बात। इसलिए आपका जो कर्ल ऑफ ए है, कर्ल ऑफ सम वेक्टर है, वेक्टर फील्ड है, वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी आता है। क्यों, क्योंकि फील्ड आपका तीनों तरह से घूम सकता है। ठीक है, तो जिस भी तरह से घूमेगा उस तरह से कर्ल का वैल्यू आ जाएगा। नाउ अब हम क्या करते हैं कि कर्ल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि कर्ल ऑफ ए को हम कैसे डिफाइन करते हैं ना। हालांकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि कर्ल आपका लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में ही डिफाइन किया जाएगा, है ना, ये आपको एक आइडिया मिल गया है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कर्ल ऑफ ए, सम वेक्टर फील्ड ए का कर्ल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, है ना, ये क्या होगा, एक वेक्टर होगा। ये बात ध्यान रखें, कर्ल ऑफ ए क्या होगा, एक वेक्टर होगा। विल बी इक्वल टू, क्या इक्वल होगा, देखो कर्ल ऑफ ए है ना। अब देखो किसी भी वेक्टर का जो कर्ल है उसके तीन कंपोनेंट आएंगे। हम फिलहाल हम तो क्या करेंगे, एक ही लूप कंसीडर कर सकते हैं डेरिवेशन के लिए, तो हम एक ही लूप कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लो कोई भी एक लूप हमने एक्स वाई प्लेन में हमने कंसीडर कर लिया, एक्स वाई प्लेन में हमने लूप कंसीडर कर लिया, तो कर्ल का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, जेड कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, तो कर्ल के किसी भी कंपोनेंट जिसको हम बोल देंगे एन कैप, कर्ल का कोई भी कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड, है ना, उसका मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, देखो आप कोई भी एक लाइन इंटीग्रल कंसीडर करो, कोई नॉट लाइन इंटीग्रल कंसीडर करो, मतलब कोई भी एक क्लोज लूप कंसीडर करो, नॉट लाइन इंटीग्रल, क्लोज लूप कंसीडर करो। उस क्लोज लूप के अलोंग आप पूरा घूमो, पूरा घूमोगे तो क्या, किसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, लाइन इंटीग्रल का वैल्यू आ जाएगा। तो इस वेक्टर फील्ड के अंदर हमने एक लूप कंसीडर किया, उस लूप के अलोंग ये जो पूरे लूप के अलोंग ये जो लाइन इंटीग्रल का वैल्यू वो कितना है, a डॉट dl है। ठीक है, अब शर्त क्या है, शर्त ये है कि ये जो a डॉट dl है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, a डॉट dl का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसको आप लगा दो, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, पहली शर्त आ गई। डिवाइडेड बाय जो लूप आप कंसीडर कर रहे हो उसका एरिया, डिवाइडेड बाय जो लूप आप कंसीडर कर रहे हो उसका एरिया, जिसको हम क्या बोल देंगे, डीए बोल देंगे। अब शर्त क्या है, जैसे हमने डाइवर्जेंस में शर्त लगाई थी वैसे ही यहाँ पे शर्त लगाएंगे। शर्त क्या लगाएंगे कि ये जो एरिया है वो छोटा सा होना चाहिए, टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। तो शर्त क्या लगा दी हमने कि लिमिट ऑफ डी ए टेंड्स टू जीरो होना चाहिए। समझ गए। अब ये लिमिट क्यों लगाई भैया, देखो सुनो, ये फील्ड मान लो आपका ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से घूम रहा है, वो कितना घूम रहा है उसके लिए आप क्या क्या कंसीडर करोगे, एक लाइन इंटीग्रल कंसीडर करोगे आप। ठीक है, नॉट लाइन इंटीग्रल, एक क्लोज लूप कंसीडर करोगे। अब वो जो लूप है वो लूप आप एक तो बड़ा कंसीडर कर लोगे, बड़ा कंसीडर करोगे तो कर्ल का वैल्यू ज्यादा आएगा, छोटा सा लूप कंसीडर करोगे तो कर्ल का वैल्यू कम आएगा। इस क्वांटिटी को, कर्ल ऑफ ए को, ये जो लूप कंसीडर कर रहे हैं वो कितना बड़ा है या छोटा है, इससे हम इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। ठीक है, कर्ल ऑफ ए है वो उससे इंडिपेंडेंट आएगा कि ये जो लूप आप कंसीडर कर रहे हो वो कितना छोटा है कितना बड़ा है, उससे आप इंडिपेंडेंट रखना चाहते हो। तो इंडिपेंडेंट रखने के लिए कि आपने जो भी लूप कंसीडर किया है उस लूप के अलोंग लाइन इंटीग्रल डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया, है ना, और वो जो लूप है वो आप छोटा सा कंसीडर करो। ठीक है, तो जब हम ये लिमिट लगा देंगे कि वो जो लूप है वो छोटा सा होना चाहिए, तो ये जो क्वांटिटी है ना, डिवाइडेड बाय हमने सरफेस एरिया कर दिया, तो ये जो क्वांटिटी है वो इस लूप, कितना बड़ा लूप आपने कंसीडर किया उससे क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। क्लियर है बात, समझ गए। अब देखो ये हम निकालने वाले हैं, तो निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। इसको आप क्या कह दो, एक्स डायरेक्शन कह दो, या आपका वाई डायरेक्शन, या आपका जेड डायरेक्शन।
अब हम क्या करेंगे, मान लो इस ये जो स्पेस है, इस स्पेस में फील्ड वेक्टर जो है, ए वेक्टर जो है, इसका वैल्यू कितना है, वेक्टर फील्ड जो है, वेक्टर फील्ड, इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, ए वेक्टर इक्वल टू इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना है, ए एक्स है, इनटू में हमारे पास क्या आ जाएगा, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा, प्लस में वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट इनटू इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, प्लस में जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट इनटू इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। क्लियर है, ये हमारे पास फील्ड का वैल्यू आ गया। तो इस फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो कि ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, ओरिजिन हो गया, तो फील्ड का एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना है, ए एक्स है, फील्ड का वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना है, ए वाई है, और जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना हो गया, ए जेड हो गया। कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब ये जो वेक्टर फील्ड है वो इस पर्टिकुलर स्पेस में है, इस स्पेस में जैसे डेफिनेशन बोल रही है, क्या डेफिनेशन बोल रही है कि हमें एक क्लोज लाइन इंटीग्रल कंसीडर करना पड़ेगा, नॉट लाइन इंटीग्रल, क्लोज लूप कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो बार बार ये मुंह से निकल रहा है लाइन इंटीग्रल, क्लोज लूप, है ना। तो देखो हम एक क्या कंसीडर करते हैं, क्लोज लूप कंसीडर करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक क्लोज लूप हो गया, हो गया क्लोज लूप। क्लोज लूप कैसे, देखो ओ से शुरू किया, फिर इसको बोल दिया P, ये बोल दिया हमने Q, ये बोल दिया R, और ये वापस क्या आ गया हमारा, O आ गया। क्लियर है, तो ये क्लोज लूप आ गया। तो इस लूप के अलोंग हम कैसे चलेंगे, ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, इस तरह से हम चलेंगे। क्लोज लूप में हम एक पर्टिकुलर फैशन में चलते हैं, ऐसा नहीं कि आप यहां तो ऐसे चल दिए, फिर इस लाइन में आप ऐसे चलोगे, फिर इस लाइन में कोई और तरीके से चलोगे, नहीं, एक पर्टिकुलर हमें पाथ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ये जो क्लोज लूप है इसके अलोंग लाइन इंटीग्रल का वैल्यू। तो इसके लिए हम ये जो लेंथ है इसको हम डिफाइन कर देते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में जो ओपी है, ओपी किसके बराबर होगा, आर क्यू के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, डी एक्स के बराबर होगा। वैसे ये जो पी क्यू है, पी क्यू जो है किसके बराबर होगा, ओ आर के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, डी वाई के बराबर होगा। ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। क्लियर है बात। हाँ, हमें क्या निकालना है, ए डॉट डी एल का वैल्यू, किसके लिए, इस क्लोज लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए इसका लाइन इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लाइन है, ओपी जो लाइन है, इस ओपी लाइन के अलोंग हम क्या निकालेंगे, कर्ल का वैल्यू निकालेंगे, नॉट कर्ल, लाइन इंटीग्रल का वैल्यू निकालेंगे। तो लाइन इंटीग्रल अलोंग ओपी, ठीक है, ओपी के अलोंग जाएंगे तो क्या आएगा, ए डॉट डी एल ओ से पी। ठीक है, तो देखो यहां डॉट है, तो ए वेक्टर का डीएल की डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो यहां डीएल क्या होगा, ओपी के अलोंग डीएल क्या होगा हमारा, डीएक्स होगा, ये डीएक्स है, इसको हम डीएक्स कह देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, डीवाई हो जाएगा, ये डीएक्स हो जाएगा, ये भी डीवाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ओपी के अलोंग, डीएक्स के अलोंग ए वेक्टर का, इस ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है, डीएक्स के अलोंग, वो हमारे पास क्या है, एएक्स है। ठीक है, तो हमें देखो, हमें क्या बताना है कि इस डायरेक्शन में ए का कौन सा कंपोनेंट है, एएक्स। तो ए डॉट डीएल का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए डॉट डीएल मतलब ए वेक्टर, देखो आप वैसे कर लो, ए वेक्टर को लिख लो, क्या लिखोगे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ये तो आपने ए वेक्टर का लिख लिया। डॉट किसके साथ में, डीएल वेक्टर कौन सा आपके पास, ये जो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है, इस डायरेक्शन में वेक्टर कितना है, dx इंटू आई कैप है, कितना है आपके पास, dx इंटू आई कैप ये है। ठीक है, जब आप इसका वैल्यू निकालोगे वो आपके पास कितना आ जाएगा, ax dx आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, adl का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, लाइन इंटीग्रल अलोंग किसके अलोंग, pq के अलोंग, pq के अलोंग कितना आएगा हमारे पास, a डॉट dl, तो किसका आएगा, P से Q, वैल्यू कितना आएगा, देखो ए वेक्टर देखो किसके अलोंग, PQ के अलोंग। अब यही ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट देखना हमें,
वाई डायरेक्शन के अलोंग, तो वाई डायरेक्शन के अलोंग ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है, ए वाई। तो देखो इससे आप समझ पा रहे हो है ना, अब बार बार ये चीज नहीं लिखेंगे। इससे आप क्या समझ रहे हो कि ए वेक्टर का हमें एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट देखना है, वो क्या होगा, ए एक्स होगा, और इनटू में ये जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। वही चीज हम यहां देखेंगे। देखो क्या करना है, इस ए वेक्टर का, ध्यान से देखो, ए वेक्टर का पी क्यू की डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट चाहिए, इनटू में ये लेंथ डीवाई कर देंगे। तो ए वेक्टर का ओ आर की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, ए वाई है। देखो हमें पी क्यू की डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं पता, हमें ओ आर की डायरेक्शन में तो पता है कितना है, ए वाई है। तो ओ आर की डायरेक्शन में इसका ए वेक्टर का कंपोनेंट कितना है, ए वाई है। अब बात है, हमें तो ओ आर में तो जाना ही नहीं है, हमें तो पी क्यू में जाना है। तो इस ए वाई में हम यहां से यहां तक चले तो कितना चेंज आया ए वाई में, वो क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, मान लो पी क्यू के अलोंग निकालना है, तो सबसे पहले ओ आर के अलोंग बता देंगे कितना होगा, ए वाई होगा, प्लस में इस ए वाई में हम इस ए वाई में चेंज जब हम यहां से यहां तक आए, क्योंकि हमें तो पी क्यू चाहिए ना, तो यहां से यहां तक आए, किसके अलोंग आए, एक्स के अलोंग आए। ठीक है, तो एक्स के अलोंग आए, तो इस ए वाई में, डेल ए वाई में एक्स के अलोंग कितना है, कितना है, डी एक्स आए। तो डेल ऑफ, एक्चुअल ये डी एक्स लिखा जाता है, एक्चुअल में डेल ऑफ डी एक्स लिखा जाता है, क्योंकि हम डी एक्स आए है ना, यहाँ पे मान लो 2dx आते तो यहाँ पे 2 आ जाता, समझ पा रहे हो। और इनटू में कितना है, हम dx आए, ये ऐसे लिखा जाता है ना। तो अब देखो डेल ऑफ dx का जो वैल्यू है वो आपके पास कितना आ जाएगा, वो आपके पास डेल ऑफ x ही आ जाएगा ना, ये बात आपको पता है। अब देखो ये तो हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, ए वेक्टर का आ गया। किस डायरेक्शन में, देखो डॉट प्रोडक्ट है इसलिए हमें ये तामझाम करना पड़ा। तो किस डायरेक्शन में देखा हमने, पी क्यू की डायरेक्शन, पी क्यू की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाई कैप, जे कैप वाली, जे कैप की डायरेक्शन में ये जो लेंथ है इसका वैल्यू कितना होगा हमारे पास, डी वाई हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, आगे चलते हैं। लाइन इंटीग्रल अलोंग अलोंग क्यू आर के अलोंग, ठीक है, तो क्यू से आर ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या आएगा, देखो हमें क्यू आर के अलोंग जाना है, तो देखो हमें क्यू आर के अलोंग क्या ए वेक्टर का वैल्यू पता है, नहीं पता। देखो हमें, देखो क्यू आर के अलोंग कौन से डायरेक्शन के अलोंग जाना, हमें माइनस एक्स कैप या फिर माइनस आई कैप। तो आई कैप की डायरेक्शन में ए वेक्टर का कंपोनेंट कौन सा है, ए एक्स है। ठीक है, या फिर कह दो कि अगर हम क्यू आर की डायरेक्शन में ना जाके हम ओपी पीओ की डायरेक्शन में जाए, किस डायरेक्शन में जाए, पी से ओ, क्योंकि हमें तो इस डायरेक्शन में जाना है, हम इसमें जाएंगे, तो किस में जाएंगे, पीओ। पीओ की डायरेक्शन में ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट है, देखो इस डायरेक्शन में तो हमारा, एक मिनट, इस डायरेक्शन में तो कितना है, ए एक्स है, तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, माइनस का ए एक्स हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, देखो क्योंकि हमें ऐसे नहीं जाना, हमें ऐसे जाना है, तो ऐसे जाएंगे तो ए एक्स का इस डायरेक्शन में, ए एक्स को इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे हम, माइनस का ए एक्स लिखेंगे, तो कितना आएगा, माइनस का ए एक्स प्लस में, देखो अगर ऐसे जाते तो सीधा 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 से हम माइनस ए एक्स कर देते, इनटू में डी एक्स कर देते, लेकिन हमें इसके अलोंग नहीं जाना, हमें इसके अलोंग जाना है। तो इस माइनस के ए एक्स में हम यहां से यहां तक आए तो कितना चेंज है, वो क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो प्लस के इस माइनस के ए एक्स में हम कहां से कहां तक आए, इतना इतना चले हम, कितना चले हम, डेल वाई चले, तो डेल वाई, और कितना चले हम, डी वाई चले। समझ पा रहे हो बात को। इनटू में हम क्या कर देंगे, कितना, डीएल का वैल्यू कितना हमारे पास, डी एक्स है, कह दो हाँ। नेक्स्ट किसकी बात है हमारे पास, आर ओ के अलोंग, तो लाइन इंटीग्रल अलोंग आर ओ के अलोंग जाएंगे तो आर से ओ ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो ए डॉट डीएल का आर ओ के अलोंग, तो देखो ओ आर के अलोंग कितना है, ए वाई है, तो आर ओ के अलोंग क्या आ जाएगा, माइनस का ए वाई, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का ए वाई, इंटू में डीएल का वैल्यू कितना है हमारे पास, डी वाई है, कह दो हाँ। ठीक है, अब देखो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, हालांकि ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, बस इतनी बात है। अब क्या निकालना हमें,
हमें निकालना है इस क्लोज लूप के अलोंग लाइन इंटीग्रल का वैल्यू। इसके लिए हम क्या कर दें, 1 2 3 4 चारों को क्या कर दें, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल, एक मिनट यहां निकालते हैं, नहीं ये वैल्यू चाहिए हमें ना। लाइन इंटीग्रल अलोंग ओ पी क्यू आर ओ, तो वैल्यू क्या आएगा, ए डॉट डी एल, क्लोज लाइन इंटीग्रल लग जाएगा। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से सुनो, ये हमारे पास क्या है, प्लस का ए एक्स डी एक्स है, यहाँ क्या है माइनस का ए एक्स डी एक्स है, कटेगा या नहीं कटेगा, कह दो हाँ। फिर ये ए वाई डी वाई है प्लस का, ये माइनस का ए वाई डी वाई है, कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा, सबका कटेगा हाँ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसको और इसको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो ये बाहर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स माइनस का डेल ए एक्स अपॉन वैल्यू आ जाएगा डेल वाई, इनटू में हमारे पास क्या आ गया, जो कॉमन आ रहा है डी एक्स और डी वाई। ठीक है, डी एक्स और डी वाई, ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, ए डॉट डी एल का वैल्यू आ गया। अब जो कर्ल का डेफिनेशन है, कर्ल का डेफिनेशन क्या कहता है, देखो ये जो देखो किस डायरेक्शन, अब एक बात ध्यान देखो, चलो पहले आगे बढ़ते हैं फिर बताएंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारे अब काम का नहीं है, जो काम का नहीं है उसको हटा दो, इसको हमने यूज कर लिया। अब देखो क्या करना है, इसका कर्ल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कर्ल क्या करना है, इस ए डॉट डी एल में हम किसका भाग कर दें, डी ए का भाग कर दें। ठीक है, तो डी ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, डी एक्स इंटू डी वाई, कितना है, डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, तो डी ए का वैल्यू कितना है, डी एक्स इंटू डी वाई। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर का मोड वैल्यू कितना आएगा, लिमिट ऑफ डी ए टेंड्स टू 0, ए डॉट डी एल का वैल्यू कितना है, डेल ऑफ ए वाई ओवर डेल एक्स माइनस का डेल ए एक्स डेल वाई इंटू में डी एक्स डी वाई अपॉन में डी ए का वैल्यू कितना है, डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब यहां से इससे ये कट गया तो ये तो कट गया ना, सरफेस टेंड्स टू 0 हो गया, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल ऑफ ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। अब ये आया क्या है वो ज्यादा जरूरी है समझना, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का मोड आया है। अब ये जो कर्ल ऑफ ए वेक्टर का मोड आया है, हाँ, अगर हम, ये तो मोड है, अगर हम डायरेक्शन लगाना चाहें तो ये जो कर्ल ऑफ ए वेक्टर का वो कौन सा कंपोनेंट आया है, ध्यान से देखना, कर्ल ऑफ ए वेक्टर एक वेक्टर है, इसके 3 कंपोनेंट है, तो एक कर्ल ऑफ ए वेक्टर का एक कंपोनेंट आया है, कौन सा कंपोनेंट आया वो आपको ध्यान रखने वाली बात है। यहां पे हमने जो लूप है वो किस प्लेन में कंसिडर किया, वो किया एक्स और वाई प्लेन में, इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो कौन सा है, जेड डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तो वेक्टर कौन सा होगा, के कैप, है ना। तो ये जो कर्ल ऑफ ए का जो कंपोनेंट आया है वो के कैप की डायरेक्शन में आया है, तीसरी जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये है इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन वो कौन सी है, जेड डायरेक्शन। तो ये क्या आया है, डॉट जेड, अगर मैं इसके साथ में डॉट जेड कैप कर दूं तो ये सेम है ना। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट आया, थर्ड कंपोनेंट आया। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का, ये थर्ड है, फर्स्ट 3 के बाद एक आता है ना, तो वो क्या आएगा, फर्स्ट कंपोनेंट वो क्या आएगा, डॉट आई कैप, उसका वैल्यू क्या आएगा, एक एक आगे बढ़ा दो, इसको हमने एक आगे बढ़ाया, इसको भी एक आगे बढ़ा दो, क्या आ जाएगा, डेल ऑफ ए जेड आ जाएगा, इसको एक आगे बढ़ाते डेल ऑफ वाई आएगा, माइनस का डेल ऑफ वाई आएगा अपॉन में डेल ऑफ जेड आ जाएगा, है ना। वैसे ही हम क्या कर देंगे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट डॉट जे कैप, तो एक आगे बढ़ा दो, डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड माइनस में डेल ए जेड अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, अब अगर मैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर लिखना चाहूं, ठीक है, नाउ अगर मैं क्या लिखना चाहूं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर अगर लिखना चाहूं तो वो क्या आएगा, देखो
कर्ल ऑफ ए वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट है ना, फर्स्ट कंपोनेंट पहला कंपोनेंट इनटू में आई कैप, ठीक है, पहला कंपोनेंट इनटू में आई कैप, फिर उसके बाद में कर्ल ऑफ ए का सेकेंड कंपोनेंट इनटू जे कैप प्लस में कर्ल ऑफ ए का थर्ड कंपोनेंट इनटू में के कैप। अब कर्ल ऑफ ए को हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारे पास, ये है, नॉट ये है, ये हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट कंपोनेंट इनटू आई कैप, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल ए जेड अपॉन में डेल वाई माइनस में डेल ए वाई अपॉन में डेल जेड इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास आई कैप। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस का सेकंड ये वाला डेल ए एक्स अपॉन में डेल जेड माइनस में डेल ए जेड अपॉन में डेल एक्स इनटू में जे कैप, प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास थर्ड कंपोनेंट, क्या आ जाएगा, डेल ए वाई अपॉन में डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई इनटू में के कैप। अब सुनो ध्यान से, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा, एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें, कैसे लिख दें, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, फिर क्या लिखें हम, ए एक्स लिख दें, ए वाई लिख दें और ए जेड लिख दें और मैट्रिक्स को बंद कर दें। ये क्या बना है सुनो, जब अगर इस मैट्रिक्स को खोलेंगे तो क्या आएगा, आई कैप आ जाएगा, इसके साथ में ये मल्टीप्लाई आएगा माइनस इसके साथ में ये मल्टीप्लाई आएगा, तो क्या होगा देखो, आई कैप है, इसके साथ में ये है या नहीं है बताओ, डेल ए जेड अपॉन में डेल वाई माइनस आएगा, फिर इसके साथ में ये तो डेल जेड डेल और डेल जेड और ए वाई है, हो गया आई कैप का काम। फिर माइनस का जे कैप लगाते हैं हम, माइनस का जे कैप लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे, तो हम प्लस का जे कैप लगाएंगे, प्लस का जे कैप लगा के पहले इसको इससे कर दो माइनस इसको इससे कर दो, तो इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल ओवर डेल जेड ए एक्स माइनस में डेल ओवर डेल जेड और डेल ओवर डेल एक्स और ए एक्स, फिर उसके बाद में प्लस का के कैप, तो क्या आ जाएगा ये माइनस ये, तो ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया, कर्ल ऑफ ए वेक्टर का आ गया। ये आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है, ठीक है बात। तो अभी तक हम वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस भी कर चुके हैं और कर्ल भी कर चुके हैं। बेसिकली कर्ल आपको यही बताता है कि कोई भी वेक्टर फील्ड है वो आपका घूम रहा है या नहीं घूम रहा, और किस डायरेक्शन में घूम रहा है वो आपको ये साथ में डायरेक्शन भी आ जाएगी, ठीक है बात। ओके, थैंक यू।